हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट गेट सिविल यूट्यूब चैनल पर। सामने बिल्कुल एक साफ और इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, लेट्स क्रैक गेट 2021। यही मोटो है हमारे सेशन का। मिशन गेट सीरीज हमने चलाई है अपने चैनल पर और इस चैनल पर इस सीरीज का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हम उनकी गेट 2021 में बेहतरीन परफॉर्मेंस लाने में मदद कर सके। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने इस सीरीज को लॉन्च किया है। आप देख ही रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पैरेलली चल रहे हैं और हम श्योर हैं कि अगर बच्चे रेगुलरली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सेशंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली गेट में बहुत अच्छी रैंक वो लाएंगे। तो आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले भाई टीचर के बारे में तो पता होना जरूरी है। अमनप्रीत सिंह चड्ढा इज द नेम। 9 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है मैंने। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट थी मेरी टीजीसी 118 में। कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो सिंगल एंड डबल डिजिट रैंक लेकर आए। बिल्कुल आप भी ला सकते हैं, 100% श्योर। दो चीजें जरूर करनी है, एक मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है जो कि अमन चड्ढा नाम से है, और दूसरा अनअकैडमी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करके गेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप ला सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करना बहुत आसान है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखिए एंड इंस्टॉल दी ऐप। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं। एडवांटेजेस आप देख ही रहे हैं, लाइव इंटरेक्शन होगा आपका फैकल्टी के साथ। जो कोर्स आप बाय करते हैं या जिसका सब्सक्रिप्शन आप बाय करते हैं, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस मिलता है, पीडीएफ्स, नोट्स मिल जाएंगे, डाउट सेशंस में बैठ के आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं और रेगुलर टेस्ट के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन आपको लगता है आपके लिए मोस्ट सूटेबल है, उसके लिए आप जा सकते हैं और चड्ढा 10 या चड्ढा एससी प्रोमो कोड यूज करके 10% ऑफ पा सकते हैं। ये जो प्रोमो कोड है ये अनअकैडमी पे अवेलेबल हर एक कोर्स के लिए है। तो लेट से आपके कोई फ्रेंड है जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको भी आप ये प्रोमो कोड सजेस्ट कर सकते हैं, उनको भी 10% ऑफ मिल जाएगा। फिर 2022 गेट को अगर आप टारगेट करते हैं तो 28 दिसंबर से बैच लॉन्च हो रहा है फॉर प्लस सब्सक्राइबर्स। सो आप बाय कर सकते हैं प्लस और इस बैच के लिए जा सकते हैं। Another very important thing is अनअकैडमी कॉम्बैट फिर से होने वाला है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। द रीजन इज कि अगर आप टेस्ट देते हैं, इट्स अ टेस्ट, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी कितनी मेहनत की जरूरत है। टेस्ट अच्छा जाता है तो इट विल बी अ मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्ट। अच्छा नहीं जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें ये कमी है। नेशनल लेवल टेस्ट है, हम अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि नेशन में कहाँ स्टैंड होती है। तो हम एक सेल्फ एनालाइजेशन कर सकते हैं कि भाई इतना पढ़ लिया है, इतना पढ़ने की जरूरत और है। और इसी बीच अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, रैंकर बन गए एक अच्छे, तो प्राइज भी मिलेगा। तो बच्चों आपने जरूर देना है ये टेस्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए 3 मंथ सब्सक्रिप्शन या Amazon के वाउचर्स होंगे और 4 to 50 के लिए 500 रुपीज का वाउचर होगा। 29 दिसंबर 6 PM इज द टाइम। तो मेक श्योर आप जरूर टेस्ट जरूर देना है। अच्छे मार्क्स आए खराब मार्क्स हैं वो सब सेकेंडरी है, टेस्ट जरूर दीजिए कि पता चल जाए कितनी मेहनत और करनी है। टेस्ट का फॉर्मेट आप देख ही सकते हैं, 60 minutes, 15 questions, 4 combats, 3 cohorts। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी के बेसिस पर स्कोरिंग होगी। जब आप कॉम्बैट सीरीज जाएं तो मेरा प्रोमो कोड चड्ढा 10 या चड्ढा एससी यूज कर सकते हैं, तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मान के चलिए कि सब्जेक्ट की वेटेज 4 to 5 मार्क्स होती है गेट में, और इसमें 2 मार्क्स का स्लोप या डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन तो आता ही आता है। रेयरली हुआ होगा कि गेट के एग्जाम में स्लोप या डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन ना आया।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है। इसके क्वेश्चंस करने में मजा आता है और हमें लगता है कि हाँ एक इंजीनियर वाली फील आती है कि हाँ भाई ये टॉपिक बड़ा अच्छा है। तो आज का ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ लोड ए बीम डिफ्लेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोड लगाते हैं किसी भी बीम में तो बीम में डिफ्लेक्शन आ जाता है। अब ये डिफ्लेक्शन कितना होगा, और अगर ये डिफ्लेक्शन किसी परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो गया तो बीम फेल भी कर सकती है। सो इट इज इम्पेरेटिव टू नो द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन द बॉडी विल अंडरगो अपॉन लोडिंग। तो इन ऑर्डर टू डिजाइन अ बीम, two criteria have to be followed. First is strength criteria and the second is stiffness criteria. बेटा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का मतलब है बीम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोड सह सके। ये स्ट्रेंथ क्राइटेरिया याद करिए, Z सेक्शन मॉड्यूलस से मिल जाता था। अब हम पढ़ेंगे स्टिफनेस क्राइटेरिया विच इज डिफ्लेक्शन। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बीम फेल कर जाएगी। So in strength criteria, the beam should resist the stresses induced due to loading. Modulus of rupture is a parameter used in such case. देखिए मॉड्यूलस ऑफ रप्चर पे कई बारी पहले भी मैंने डिस्कस करा है। बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा अपॉन वाई एम अपॉन आई होती है। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर होता है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, जो भी होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाई मैक्स अपॉन आई के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए। In stiffness criteria, we also need to check the deflection the beam will undergo. तो एक तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पता करना है, बहुत ज्यादा हो गई, जितना मटेरियल सह सकता है उससे भी ज्यादा होगी तो मटेरियल फेल कर जाएगा। दूसरा तरीका है कि हमें ये भी चेक करना है कि डिफ्लेक्शन भी एक लिमिट से ज्यादा ना। ठीक है, तो आज की क्लास जो डेडिकेटेड है वो डिफ्लेक्शन के लिए है। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन में कॉज क्रैक्स, ठीक है, क्रैक्स आ सकते हैं। इलास्टिक कर्व इज द कर्व इनटू व्हिच द एक्सिस ऑफ द बीम इज ट्रांसफर्ड अंडर द लोडिंग। इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोफाइल ऑफ द बीम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है कि इलास्टिक प्रोफाइल होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये बीम है, इस पर लोड लगा और बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो डिफ्लेक्शन प्रिडिक्ट कर रहा है कर्व, इसको बोलते हैं इलास्टिक कर्व। ये इलास्टिक कर्व पता चल जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कहां पर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इलास्टिक कर्व डिफ्लेक्शन प्रोफाइल है कि लेंथ के अलोंग कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। नो बीम डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एक तरीके से हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इलास्टिक कर्व की इक्वेशन क्या होती है। देखिए हर कर्व की कोई ना कोई तो इक्वेशन है। तो इलास्टिक कर्व ये जो बना, ये जो ब्लैक लाइन जिस पैटर्न में बीम डिफ्लेक्ट हुई, इसकी इक्वेशन क्या है। तो ये जो टॉपिक है बीम डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम बोल सकते हैं गवर्निंग इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। ये इक्वेशन डिफ्लेक्शन को गवर्न करेगी। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, जैसे कि मैं पहले भी बोलता है हुआ हूँ। अभी मिशन गेट जो सीरीज है यहाँ हम क्विक अप्रोच रख रहे हैं। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ना है बेटा, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गेट सिविल पर जाइए, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में पूरा डेरिवेशन करके दिखाया कि कैसे होगा। तो एक इक्वेशन बनकर आएगी और वो इक्वेशन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो आर क्या है, जो बीम डिफ्लेक्ट हुई, हमने ये माना कि ये किसी सर्किल की आर्क है और इसका जो रेडियस है इस सर्किल का ये आर है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज 1/r। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है। बट हमने पढ़ा बेंडिंग इक्वेशन में कि सिग्मा अपॉन वाई एम अपॉन आई ई अपॉन आर के इक्वल होता है। तो एम अपॉन ई आई 1/r के इक्वल हो गया। तो 1/r की जगह और हम क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन ई आई डी टू वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसका बहुत रोल आएगा बेटा डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने में और डिफ्लेक्शन के साथ साथ स्लोप फाइंड आउट करने में। तो इस इक्वेशन में जहां आपने पढ़ा d2y dx स्क्वायर m अपॉन ei, इसका जो पहला इंटीग्रेशन होगा इस इक्वेशन का ये आपको स्लोप बताएगा और जो दूसरा इंटीग्रेशन होगा ये आपको डिफ्लेक्शन बताएगा। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट्स आएंगे, मेन पर्पस होगा ये कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करना। ये जो EI टर्म है बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। EI का बोला जाता है EI को फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। देखिए फ्लेक्सर टर्म का मतलब है बेंडिंग और रिजिडिटी को आप समझ सकते हैं रोकना। तो EI वो टर्म है जो बीम की बेंडिंग को रोकती है। तो अगर आपने एक बीम की बेंडिंग को कम करना है तो EI बढ़ा दीजिए। EI बढ़ाने का मतलब या तो मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस इंप्रूव कर दीजिए या मटेरियल के I की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। So EI is known as the flexural rigidity. It is the ability of the beam to resist bending. Bending implies flexure. So higher the EI, lesser the bending. So if the bending is to be reduced, then either change the material with a higher Young's modulus, जितना possible नहीं है, or increase the size of the section, जो up to a certain extent possible होता है। अब बात ये आती है कि सर ये डिफ्लेक्शन जो इतना इंपॉर्टेंट है ये निकाला कैसे जाता है। तो बेटा 6 मेथड्स हैं डिफ्लेक्शन निकालने के। ये है मोमेंट एरिया मेथड, मार्क्यूलिस मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, कैस्टिग्लियानो मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है मोमेंट एरिया मेथड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सबसे जल्दी मोमेंट एरिया मेथड से ही हो सकते हैं। गेट कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि इसे गिवन मेथड से करिए, ये ESE बोलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी क्वेश्चन आए हमेशा मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और मोमेंट एरिया मेथड बहुत सिंपल है अगर आपने BMD को अच्छे से पढ़ा। अभी कुछ ही दिन पहले BMD पे एक अच्छी खासी क्लास ली है मैंने, पहले भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं। तो BMD बनाना अगर आपको अच्छे से आ गया है तो मोमेंट एरिया मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। तो पहली प्रायोरिटी पे हम रखेंगे मोमेंट एरिया मेथड, दूसरे पे हम रखेंगे मार्क्यूलिस मेथड। मार्क्यूलिस भी बहुत अच्छा मेथड है। इसके बाद कुछ केसेस में स्पेशली गेट में कैस्टिग्लियानो पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, स्ट्रेन एनर्जी मेथड पर अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट बीम मेथड लंबा मेथड होता है और स्ट्रक्चर एनालिसिस में ज्यादा डिटेलिंग है इसकी। डबल इंटीग्रेशन मेथड ऑब्सोलीट है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये खराब यूज ही नहीं होता है। तो हमें 5 मेथड्स पढ़ने हैं और आज के सेशन में हम इन 2 मेथड्स को कवर करेंगे, मोमेंट एरिया मेथड एंड मैक्यूलेस मेथड। तो सबसे पहले आते हैं मोमेंट एरिया मेथड पर। जैसे कि नाम आ रहा है मोमेंट, तो यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा आपने फॉर्मूला पढ़ना है। जैसे मान लीजिए A और B, यहाँ पर हमें स्लोप के बारे में पता करना है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप का मतलब होता है इलास्टिक कर्व पर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, तो ये जो एंगल बनाती है टेंजेंट ये स्लोप है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 पॉइंट्स के बीच का स्लोप का जो डिफरेंस है वो इन 2 पॉइंट्स के बीच के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया डिवाइडेड बाय EI के इक्वल होता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सो डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स या डिफरेंस बिटवीन द स्लोप of 2 points is equal to the area between their BMD and EI divided by EI। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो 2 अननोन है,
मान लीजिए ए ई आई आपको पता है तो आप बोलोगे सर स्लोप तो पता ही नहीं है। तो ये मेथड तब अप्लाई होता है जब आपको ऑलरेडी स्लोप कहीं पता हो। अब आप बोलोगे सर पहले से कैसे पता हो सकता है? बिल्कुल पता हो सकता है। जैसे मान लीजिए बीम कैंटिलीवर है, ये मैंने लोड लगाया, भाई हम जानते हैं फिक्स्ड एंड पे रोटेशन नहीं होता तो बीम डिफ्लेक्ट करेगी इस तरीके से, तो फिक्स्ड एंड पर स्लोप जीरो है। तो हमें पता चल गया ना। अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हम ए और बी की बात कर लेंगे। आप बोलोगे सर अगर मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड हो बीम, फिर मान लीजिए सेंट्रल लोड लग रहा है, बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी, एंड्स पे बिल्कुल स्लोप जीरो नहीं है, बट सेंटर पर स्लोप जीरो है। तो ध्यान से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा डेटा जरूर मिल जाएगा जहां स्लोप ऑलरेडी पता हो। तो मोमेंट एरिया मेथड से स्लोप निकालना है तो एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां स्लोप ऑलरेडी पता हो। अब आप बोलोगे कि सर डिफ्लेक्शन कैसे निकालें? डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू, देखिए a अपॉन ई आई तो आएगा ही, x बार और आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर x बार क्या है? x बार होता है जो BMD बनेगा उसका सेंट्रोइड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप, उस जगह जहां स्लोप नॉन जीरो है। हो सकता है आपको बिल्कुल हवाई न लगी हो कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, सब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मोमेंट एरिया मेथड में एक्चुअल में क्या है, दो फॉर्मूले हैं। पहला, दो पॉइंट्स के बीच का जो स्लोप है ये a अपॉन ई आई के इक्वल होगा, वेयर a इज द एरिया ऑफ BMD बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और जो डिफ्लेक्शन आएगा किसी भी पॉइंट पर वो a अपॉन ई आई इंटू एक्स बार है, जहां एक्स बार है सेंट्रॉइड ऑफ द BMD फ्रॉम द नॉन जीरो स्लोप। अभी गेट 2020 में क्वेश्चन आया स्लोप डिफ्लेक्शन का, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो भी आप आराम से कर लेते और 2 नंबर सीधा पॉकेट में आते। अब हम क्या करेंगे, 4 केसेस पढ़ेंगे। ये केसेस तो बिल्कुल आपकी मुंह जबानी आपको याद होने चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए। अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा क्योंकि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक की थ्योरी बड़ी लिमिटेड है, मेन है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको खुद समझ आ जाएगा कि अगर 4 केसेस आपको अच्छे से आते हैं तो आप गेट के सारे न्यूमेरिकल कर लोगे। तो कुछ स्टैंडर्ड केसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला, जब एक कैंटिलीवर बीम के एंड पर लोड लग रहा है, तो मान लीजिए बीम है ए बी और इसके एंड पर, फ्री एंड पर लोड लग रहा है। अब मैंने आपसे पूछा अच्छा ए पॉइंट पर आप मुझे बताओ स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना आया। आपने बोला सर ये इसका इलास्टिक कर्व होगा। तो ये पॉइंट है, एक तो हमें डिफ्लेक्शन पता करना है वाई ए, और एक हमें स्लोप, ये टेंजेंट ड्रॉ करा, ये स्लोप पता करना है थीटा ए। ठीक है, आपने बोला सर दो पॉइंट्स के बीच में हम देखें तो ए पर स्लोप पता करना है बट बी पर स्लोप जीरो है, कोई रोटेशन नहीं हुआ। तो आपने बोला कि सर थीटा बी माइनस थीटा ए अपॉन ई आई। इस फिगर का आपने BMD बना लिया। तो आपने बोला सर BMD तो बहुत सिंपल है, हमने तो कितने भयानक कर रखे हैं। तो आप बोलोगे ए बी और ये वैल्यू आ गई WL, ये L। तो हमने एक पॉइंट B क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर स्लोप जीरो है। तो जीरो माइनस A पर स्लोप पता करना है। अब A और B के बीच में एरिया निकाल लीजिए। ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, WL स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आ गया EI। तो बेटा ए पॉइंट पर स्लोप हो गया माइनस WL स्क्वायर बाई 2EI। अब आप बाकी किसी भी मेथड को अप्लाई करिए, अभी हम पढ़ेंगे भी, सबसे जल्दी और सबसे आसानी से मोमेंट एरिया मेथड से ही आंसर आएगा। अब बिल्कुल आपके एकदम टिप्स पे होनी चाहिए ये वाली बात कि अगर ये केस है तो ए पॉइंट पर जो स्लोप आएगा ये WL स्क्वायर बाई 2EI आएगा। अब बात आती है ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन की।
मैंने आपको डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या बताया, ए एक्स बार अपॉन ई आई। एरिया हमने फिर से ए और बी पॉइंट, दो पॉइंट ऐसे देखे जहां हमें डिफ्लेक्शन के बारे में पता हो। ए पर पूछा और बी पर हमें साफ दिख रहा है कि डिफ्लेक्शन 0 है, तो एरिया इन दोनों के बीच के बीएमडी का एरिया तो वही रहा WL²/2 EI। अब जिस पॉइंट पर स्लोप नॉन जीरो है, यहाँ तो स्लोप जीरो है, यहाँ नॉन जीरो है ना, WL²/2I। यहाँ से BMD का सेंट्रोइड देखो, तो सेंट्रोइड ए से देखा जाएगा, और ए से सेंट्रोइड कितना होगा बेटा, 2L/3। तो 2 से 2 कट गया और ये आ गया WL³/3EI आंसर। किसी भी मेथड को देख लीजिए, स्ट्रेन एनर्जी, कैस्टिग्लियानो, किसी भी मेथड को, सबसे जल्दी आंसर मोमेंट एरिया मेथड से आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो WL³/3EI डाउनवर्ड्स। आपको बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं, दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप का डिफरेंस A/EI और डिफ्लेक्शन का डिफरेंस AX⁻/EI। ये x बार जहां पर स्लोप नॉन जीरो है वहां से लेना। मान लीजिए अभी भी थोड़ा डाउट आ रहा है, नेक्स्ट में क्लियर कर देते हैं। कैंटिलीवर है, यूबीएल लग रहा है, सबसे पहले बीएमडी बना लेते हैं। इस तरीके से बीएमडी बन जाएगा, ये वैल्यू एल ए बी और ये आ गया WL²/2। ठीक है, ये बीएमडी आ गया। अब थीटा बी माइनस थीटा ए एरिया अपॉन EI हो गया। बी फिक्स्ड एंड है तो 0, ए हमें पता करना है। अब इस फिगर का एरिया, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इस पैराबोला का एरिया होगा 1/3, ये जो डायमेंशन है L और ये जो डायमेंशन है हाइट, WL²/2EI। तो जब आप सॉल्व करोगे तो थीटा ए आ जाएगा -WL³/6EI। बट ये बेटा बिल्कुल 4 केसेस हैं, टिप्स पे रहने चाहिए हर टाइम। अब नेक्स्ट आता है डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, वाई ए आपको निकालना है, AX⁻EI। एरिया भी आपने निकाला 1/3, उसके बाद WL³/2EI। बेटा ए पॉइंट से स्लोप देखेंगे, सॉरी ए पॉइंट से सेंट्रॉइड देखेंगे, क्योंकि ए पॉइंट पर स्लोप नॉन जीरो है। इस फिगर का आपको स्लोप याद करना पड़ेगा, स्लोप की सॉरी सेंट्रॉइड, ये वैल्यू होगी 3L/4। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप द सेंट्रॉइड इज 3L/4। 3 से 3 कट गया, WL4/8EI। तो ये आ गया दूसरा। टिप्स पे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे, ये फॉर्मूले आपको याद है, भयानक एडवांटेज है आपके पास। ये भाई तो सिर्फ यही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, सिर्फ यही, और कुछ पूछा ही नहीं जाता है। अब देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बच्चे कितना ध्यान से समझ रहे हैं इसको। तो ये इस तरीके से आ गया, WL/2 L/2 ABC। सबसे पहले BMD बनाया, ये BMD बन गया, सेंट्रल वैल्यू क्या आई, WL/4। देखिए ए पर स्लोप जीरो नहीं है, ए पर तो टेंजेंट ड्रॉ करा ऐसे निकल गया, बट अभी मैंने आपको बताया सी पर स्लोप जीरो है। तो हम कौन से दो पॉइंट लेंगे, सी और ए। तो थीटा सी माइनस थीटा ए इज एरिया ऑफ BMD बिटवीन ए एंड सी अपॉन EI। तो थीटा सी 0 है, थीटा ए, एरिया कितना होगा, ये L/2 है, तो ट्राइंगल का सिर्फ इतने का एरिया देखना है, तो हाफ
L/2 WL/4 डिवाइडेड बाई EI। तो ये वैल्यू आ जाएगी WL²/16 EI। अब यहीं पर डिफ्लेक्शन की बात करें तो C पर डिफ्लेक्शन AX/EI। ए पर आप साफ देख रहे हो डिफ्लेक्शन 0 है, तो ए और सी के बीच का एनालिसिस करना है। तो एरिया तो अभी आप A/EI तो आप निकाल ही चुके हो, WL²/16 EI। एक्स बार कहाँ से लेंगे, सेंट्रॉइड कहाँ से लेंगे, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप से। नॉन जीरो स्लोप कहाँ पर है, ए पर है, तो सेंट्रॉइड एक्स बार यहां से लिया जाएगा। ट्रायंगल बन रहा है, सेंट्रॉइड क्या होना चाहिए, वर्टेक्स से 2/3 of this distance which is L/2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, WL³/48 EI। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन है वो WL³/48 EI होता है। अब लास्ट केस वेरी इंपॉर्टेंट, यूडीएल लग रहा है इस पर, ठीक है। बीएमडी कितना बना, ये बीएमडी है, सेंट्रल बेंडिंग मोमेंट इज WL²/8। फिर से ए और सी पॉइंट लेंगे क्योंकि सी पर स्लोप 0 है, तो थीटा सी माइनस थीटा ए विल बी A/EI। थीटा ए देखेंगे बेटा, एरिया पता है इस फिगर का आपको याद करना पड़ेगा। एरिया का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये होता है 2/3 दिस डायमेंशन which is L/2 multiplied by this dimension। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा पैराबोला है, ये B है, ये H है, तो एरिया 2/3 BH होता है। तो H आ गया WL²/8, 2 से 2 कट गया, तो थीटा ए आ गया -WL³/24 और EI तो है ही, तो थीटा ए की वैल्यू ये आ गई। अगर आप देखें तो ये सेक्शन सिमेट्रिकल है, तो थीटा बी की वैल्यू में बस पॉजिटिव लग जाएगा। अब आएगा सेंट्रल डिफ्लेक्शन YC। फिर से ए पर सेंट्रल या ए पर डिफ्लेक्शन 0 है, तो ए और सी के बीच में देखेंगे। एरिया तो देखो अभी आपने निकाल लिया, WL³/24 EI। एक्स बार क्या होगा, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप। ए से आप स्लोप देखोगे, सॉरी ए से आप सेंट्रॉइड देखोगे, ये याद करना पड़ेगा आपको, ये 5/8 टाइम्स बी होता है। जैसे मान लीजिए ये पैराबोला है, तो इस पॉइंट से जो सेंट्रॉइड है, अगर ये डायमेंशन बी है, तो सेंट्रॉइड 5 टाइम्स 8b होता है, और b कितना है, L/2। इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 5/384 WL4/EI। ठीक है, ये 4 केस मैं आपके लिए लिख देता हूं। सबसे पहले फ्री एंड पर लोड लग रहा है, तो स्लोप आएगा WL²/2EI और डिफ्लेक्शन आएगा WL³/3EI। यही अगर यूडीएल लग रहा है तो ए पर WL³/6EI WL4/8EI। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है, स्लोप आएगा एंड ए पर WL²/16EI और सेंट्रल डिफ्लेक्शन आएगा WL³/48EI। उसके बाद ये आपके सामने केस है ही, सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लग रहा है, तो थीटा ए की वैल्यू ये है, थीटा बी ये आ गया, और वाई सी ये वैल्यू आ गई। बेटा ये 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन और है, ये बड़ा आता है कि फ्री एंड पर कपल लग रहा है एम, पूछेंगे डिफ्लेक्शन बताओ। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लीजिए।
कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। ये वैल्यू A, ये B, लेंथ L है, मोमेंट M हो गया। फिर थीटा A माइनस थीटा B, A अपॉन थीटा B माइनस थीटा A अपॉन EI हो जाएगा। B पर 0 है स्लोप, तो थीटा A कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ BMD, ये M है ये L है, तो ML अपॉन EI। अब डिफ्लेक्शन पूछेंगे तो A पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा, एरिया तो आ गया ML अपॉन EI। नॉन जीरो स्लोप से सेंट्रॉइड, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कितना होगा, L/2, तो ये आ जाएगा ML स्क्वायर बाई 2EI। बेटा ये 5 केस आप अच्छे से पढ़ लो, गेट के 90% से ज्यादा क्वेश्चन आप कर लोगे, बिल्कुल श्योरिटी दे रहा हूं मैं आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं अभी भी कराऊंगा, और करने हैं, बड़े से बड़ा खतरनाक क्वेश्चन करना है तो डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ाया हुआ है प्लेलिस्ट में, सोम में, वहां जाकर आप देख सकते हो। थोड़ा सा पानी ग्रहण कर ले, फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स। देखिए स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कराने भी पड़ेंगे हमें। तो फिर तो आपके सामने एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पर एक लोड लग रहा है और नीचे एक स्प्रिंग लग रही है। उन्होंने पूछा है कि सेंट्रल डिफ्लेक्शन बताइए। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको ऐसे। तो ये बीम बना दी, सेंट्रल लोड लगा दिया P। अब एक और बीम बना दी। देखिए जब लोड लगेगा तो ये जो स्प्रिंग है ये दबेगी, और दबने की वजह से ये एक रिएक्शन लगाएगी। स्प्रिंग कितना रिएक्शन लगाती है, K इंटू एक्स। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताइए केस फर्स्ट में सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना हुआ, L/2 है। आप बोलोगे सर केस फर्स्ट में, वाई फर्स्ट में जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, PL³ अपॉन 48EI, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा PL³ अपॉन 48EI। हमें नेट डिफ्लेक्शन पता करना है। मैंने बोला अच्छा ये केस सेकंड है, इसमें बताओ सेंट्रल डिफ्लेक्शन। आपने कहा कि सर इसी फिगर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस KX, के स्टिफनेस कोफिशिएंट है, x क्या है, जितना बीम कंप्रेस हो गई। तो आप बोलोगे कि सर y सेकंड सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे लोड लग रहा है, बस अब इस लोड की वैल्यू माइनस KX है, तो आप बोलोगे कि सर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस KX, P की जगह KX आ गया, L³ अपॉन 48EI। तो जो नेट डिफ्लेक्शन आया ये आएगा कैसे, y फर्स्ट जो ये वैल्यू आई और ये वैल्यू, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, इसको ध्यान से सुनेगा बेटा, अभी गेट में रिसेंट भी आया है क्वेश्चन। देखिए जो मैं लगातार बोलता हूँ PYQs करिए, यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है 1993 का, और 2015 में भी ऐसा क्वेश्चन आया। फिर तो नेट डिफ्लेक्शन कितना हुआ, PL³ नीचे लग रहा है, PL³ 48EI नीचे लग रहा है, और ये कहाँ लग रहा है, ऊपर, माइनस KX L³ अपॉन 48EI। बट ये इक्वल किसके होगा, जितना स्प्रिंग कंप्रेस करेगी। बेटा जितना ये स्प्रिंग कंप्रेस करेगी उतना ही बीम डिफ्लेक्ट होगी, तो ये वैल्यू इक्वल आएगी x के, where x is the compression of the spring। आपसे इस क्वेश्चन में इस x की ही वैल्यू पूछी गई है। अब सॉल्व कर दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्प्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गेट में, ESE में, ध्यान से करिए, बहुत क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। देखिए यही यहाँ पर दिखाया गया है, एक केस में P का ये वाला हो गया, यहाँ कितना आ गया, PL³ अपॉन 48EI, आप बोल दो डाउनवर्ड्स,
यहाँ पर क्या हो गया, kx l³ अपॉन 48 EI अपवर्ड्स, और नेट डिफ्लेक्शन क्या होगा, इसमें से इसको घटा के जितना स्प्रिंग कंप्रेस हुई। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। ये बात याद रखिए बेटा कि स्लोप और डिफ्लेक्शन टॉपिक में थ्योरी ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड थ्योरी है, मेन है न्यूमेरिकल्स। मैंने इस पे न्यूमेराथन सीरीज भी ले रखी है जो आपको प्लेलिस्ट में इस चैनल पर आराम से दिख जाएंगी, वहां से न्यूमेरिकल्स भी आप कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गैप वाले क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द लीनियर इलास्टिक बीम, और आप देखो जो अभी 5 केस पढ़े हैं ना हमने मोमेंट एरिया मेथड से, उसी से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो उस मेथड को तो जरूर पढ़ना है। तो फॉर द लीनियर इलास्टिक बीम शोन इन द फिगर द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज दिस, EI की वैल्यू दे दी। When W is 10 kilonewton meter, the vertical reaction at A is 50 kilonewton. The value of R for W equals to 100 kilonewton meter पूछा है। उन्होंने पूछा है RA की वैल्यू बताइए जब W 100 kilonewton meter। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब लोडिंग या UDL 10 kilonewton पर मीटर है तब रिएक्शन 50 आया। अगर ये लोडिंग 100 kilonewton पर मीटर हो जाए तो RA क्या आएगा। क्या आपने ये सोचा कि ये 50 क्यों आया? देखिए बड़ा सिंपल है। फॉर W इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर, अगर मैं B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालू, कैंटिलीवर पर UDL लग रहा है, तो क्या है फॉर्मूला, WL4 अपॉन 8 EI। W कितना है 10 किलो न्यूटन, लेंथ कितनी है 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8, EI कितना है 781250। इसको सॉल्व करते हैं। गैप वाले क्वेश्चंस आपको पता ही है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 10 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 781250 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1000। तो बेटा YB की वैल्यू आ गई 1 मीटर, ओह सॉरी 1 mm। मतलब क्या है, जब लोडिंग 10 किलो न्यूटन पर मीटर थी तो B पॉइंट सिर्फ 1 mm नीचे आया और गैप कितना है 6 mm। मतलब B पॉइंट ने इस रिजिड प्लेटफॉर्म को टच नहीं करा और इस वजह से B पॉइंट पर रिएक्शन जनरेट नहीं हुआ। तो जब W की वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर थी तो YB 1 mm था और ऐसे केस में कोई रिएक्शन जनरेट नहीं हुआ क्योंकि B पॉइंट टच ही नहीं कर पाया। तो जितना भी लोड था ये सारा किसके इक्वल आ गया, रिएक्शन के। तो RA कितना हो गया 10 इंटू 550। तो ये अगर ये डेटा नहीं भी देते तो भी हम निकाल सकते थे। अब इन्होंने बोला कि बजाय 10 के लोडिंग 100 हो गई। अब बताओ RA पर कितना रिएक्शन आया। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि गैप भरा या नहीं भरा। 10 की जगह 100 हो गया, बाकी सब सेम है, तो भाई 10 की जगह 100 हो गया, 10 गुना लोड बढ़ गया तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा 10 गुना बढ़ जाएगा। तो फॉर W इज इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर, YB की वैल्यू जो आएगी ये आएगी 10 mm। और बेटा 10 mm में क्या होगा 6 mm तक तो गैप भर जाएगा, बट 6 mm के बाद जो B पॉइंट है वो रिजिड सपोर्ट को टच कर लेगा और फर्दर डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जैसे ही 6 mm भर जाएगा आपका जनरेट हो जाएगा क्या RB। अब इस केस में RA और RB दोनों आएंगे। अब हम पहले देखते हैं RB कितना आएगा। तो अभी हमने देखा डिफ्लेक्शन आया 10, इस RB ने कितना डिफ्लेक्शन होने से रोक लिया 4 mm का, है ना। जैसे ही 6 mm तो हो गया, फर्दर 4 mm क्यों नहीं हुआ, क्योंकि RB आ गया था।
तो अगर हम आरबी की बात करें, सिर्फ आरबी को देखते हैं, तो आरबी इस तरीके से लग रहा है, ये लेंथ एल है और हम ये समझ गए कि आरबी ने 4 mm का डिफ्लेक्शन होने से रोक लिया। अब मैं बोलूं कि आप मुझे बताइए बी पॉइंट ऊपर कितना जा रहा है आरबी की वजह से, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये इस बार डिफ्लेक्शन कर्व ऐसे बन रहा है इस तरीके से, तो जो वैल्यू बस डाउनवर्ड्स थी अब वो अपवर्ड्स हो जाएगी। तो आर बी कितना इस बार को ऊपर लेके जाएगा, तो दैट विल बी आर बी एल क्यूब अपॉन 3EI। और प्यारे बच्चों, जो आर बी एल क्यूब अपॉन 3EI है, इसने कितना डिफ्लेक्शन होने से रोक लिया, 4। तो ये जो आर बी एल क्यूब अपॉन 3EI है, ये आएगा वैल्यू 4। जो फर्दर 4 का डिफ्लेक्शन रोका वो आरबी ने रोका, मतलब आरबी की वजह से 4 डिफ्लेक्शन ऊपर हुआ, 6 नीचे हुआ और टोटल आ गया 10। यहां से आरबी आ जाएगा और आर ए प्लस आरबी से आर ए निकालेंगे, तो 4 ई कितना है 781250 डिवाइडेड बाई एल क्यूब, तो ये आरबी की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 75 किलो न्यूटन, ठीक है। आर बी है, ये आंसर नहीं लिख देना है, आर ए पूछा गया है। आर ए प्लस आर बी क्या होगा, टोटल लोड। यूडीएल कितना है 100, लेंथ कितनी है 5, तो टोटल लोड कितना हो गया 100 इंटू 5। इसमें आर बी 75 है, तो आर ए कितना हो जाएगा 425 किलो न्यूटन। तो आंसर इज 425। देख लीजिए यही करा गया है, आर बी 75 आ गया तो आर ए 425 आ गया। तो बच्चों आप देखो, मैं गैप वाले क्वेश्चन, चाहे थर्मल स्ट्रेसेस हो, चाहे इलोंगेशन हो, कोई भी टॉपिक हो, गैप वाले क्वेश्चंस बहुत कराता हूं मैं, क्योंकि गैप वाले क्वेश्चंस गेट ईएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि गैप वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट लगता है अच्छा वाला, तो जिस बच्चे ने कंसेप्ट सीखा है वो ही कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कहने को 94 लिखा है इस क्वेश्चन में, बट ये रिसेंटली पूछा गया और कई कई बारी पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L subjected to UDL W resting on a rigid prop at the tip of cantilever, magnitude of reaction at the prop is what। देखिए प्रोप्ड कैंटिलीवर क्या होती है, जिसका फ्री एंड सपोर्टेड हो जाए। अब इस पर लगा हुआ है यूडीएल, उन्होंने बोला कि प्रोब्ड एंड पे ये जो रिएक्शन है आर ए, इसकी वैल्यू बताइए। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था कि प्रोब्ड कैंटिलीवर तो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट है, और स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट के लिए तो आपने बोला स्ट्रक्चर एनालिसिस है। बट बेटा एक काम अगर किया जाए तो इस बीम को हम एनालाइज कर सकते हैं। हम ये बोलेंगे कि यूडीएल की वजह से, डब्ल्यू इंटेंसिटी के यूडीएल की वजह से ए पॉइंट जितना डाउनवर्ड्स आएगा, इस रिएक्शन आर ए की वजह से उतना अपवर्ड्स जाएगा। तो जो नेट डिफ्लेक्शन है ए पॉइंट पर वो 0 है। अब यूडीएल की वजह से ए पॉइंट कितना नीचे आएगा, स्टैंडर्ड केस है, दो केस जोड़ दीजिए। पहला जिसमें यूडीएल लग रहा है कैंटिलीवर पे, फर्स्ट केस, तो कितना आ जाएगा बेटा इस केस में, डिफ्लेक्शन ए पर डब्ल्यू एल फोर अपॉन एटीआई, अभी पढ़ाया मैंने। फिर दूसरा केस देखो, जब ये कैंटिलीवर पर फ्री लोड जैसा ही है, ये ऊपर ले जाएगा, तो सेकंड केस में आर ए कितना या डिफ्लेक्शन कितना आया ए पर, आर ए एल क्यूब अपॉन 3EI। अब हम ये एज्यूम करेंगे कि दोनों डिफ्लेक्शन इक्वल है और ए पर नेट डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो डब्ल्यू एल फोर अपॉन 8EI आर ए
एल क्यूब अपॉन 3EI के इक्वल है। तो EI से EI कटा, एल क्यूब से ये कटा, तो ये आएगा 3/8 WL। तो प्रोब्ड एंड पर जो रिएक्शन आ गया, ये आ गया 3/8 WL। और मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन रिपीट मोड में चलता है। रिपीट मोड मतलब बहुत बारी रिपीट हुआ एग्जाम्स में, जरूर पढ़ के जाइएगा इस क्वेश्चन को। अब बोनस बोनस भी इसमें मैं आपको देता हूँ। बोनस क्या है, अभी हमने फिक्स्ड एंड या प्रोब्ड एंड पे पता करा कि 3WL/8 रिएक्शन है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि फिक्स्ड एंड पे बताइए रिएक्शन कितना होगा। तो RA प्लस RB किसके इक्वल होगा, टोटल लोड के। टोटल लोड कितना हो जाएगा, WL। तो RB क्या होगा, WL माइनस RA, और RA कितना है 3/8 WL। तो ये आ जाएगा 5WL/8। ठीक है, एक और बोनस देता हूँ, क्रिसमस बोनेंजा चल रहा है। फिक्स्ड एंड जो होता है, इस पर मोमेंट भी पूछा जाता है कि फिक्स्ड एंड पर मोमेंट बताइए। अब मान लीजिए अगर सिर्फ यूडीएल लग रहा होता, तो बी पर यूडीएल की वजह से कितना मोमेंट आता है, W किलो न्यूटन पर मीटर है, लेंथ L है। आप बोलते सर W इंटू एल इंटू L/2। बट अब यहाँ पर रिएक्शन भी आ गया, कितना 3WL/8 का। यूडीएल क्लॉकवाइज रोटेशन ला रहा है, ये प्रोब्ड रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज ला रहा है। तो माइनस 3WL/8 इंटू लेंथ। तो बी पॉइंट पर मोमेंट कितना आ गया, ये हो गया 8, लगा 4WL² माइनस 3WL², तो ये आ गया WL²/8। तो बेटा ये जो मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन कराए, RA की वैल्यू, RB की वैल्यू और मोमेंट एट B, ये तो मतलब ऐसा हो गया कि हर 1-2 साल में रिपीट हो जाता है। तीनों में से कोई एक चीज पूछ ली जाती है, तो ध्यान से इनको पढ़ें, बहुत फायदा मिलेगा। जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये सारे आंसर्स आ रखे हैं। अब देखिए 2017 गेट का क्वेश्चन है, 2 नंबर का, और बहुत आसान क्वेश्चन है। उन्होंने बोला 2 प्रिज्मेटिक बीम्स है, सेम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, एज शोन इन द फिगर, मिड स्पैन के डिफ्लेक्शंस का रिलेशन बताइए। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है, तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना होगा 5/384 WL4/EI। 5/384, W कितना है 6, लेंथ कितना है 4⁴, EI कितना हो गया 1000। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 2 नंबर में। मैंने लगातार बोला है सोम के क्वेश्चंस का लेवल आसान होता है, ध्यान से पढ़िए, फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो 6 इंटू 4⁴ इंटू 5 डिवाइडेड बाई 384 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, मीटर में आ रहा है सब, तो इधर भी कर देते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 20 mm। अब इस केस के लिए डिफ्लेक्शन देख लीजिए क्या होगा, PL³ अपॉन 48 EI, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे लोड लग रहा है। P कितना है 120, लेंथ कितनी है 2 का क्यूब अपॉन 48, EI कितना है 1000। 120 इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 48 इंटू 1000 इंटू 1000, तो ये वैल्यू आ गई 20 mm। मतलब सीधा सिर्फ आपको कंपेयर करना था, तो दोनों डिफ्लेक्शन इक्वल आ रहे हैं। सोचिए अब 2 नंबर में इससे आसान क्या आएगा। और अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं गेट के, जो मैं करा रहा हूं आपको, तो अब देखिए सोम के क्वेश्चंस गेट के आसान होते हैं।
रेयरली होता है कि क्वेश्चन बड़ा टिपिकल आ जाए, तो आराम से सिंपल से किए जा सकते हैं। तो सोम पर जरूर फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए फिर से आ गया ना स्प्रिंग। वो क्वेश्चन कब बताया था मैंने? 93 का। और ये देखिए 2015 में फिर आया 2 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A steel strip of length L this is fixed at end A, rest on B on a vertical spring of K this. The steel strip is 5 meter wide and 10 meter thick. A vertical load is acting at this. E is this. The force developed in the spring. बेटा force developed क्या होता है? K into X. अब K आपको गिवन है, आपको पता करना है X. X is nothing but the deflection of B. तो अगर इस फिगर का, इस बीम का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो एक तो लोड लग रहा है P और एक रिएक्शन जनरेट हो रहा है KX। तो B पॉइंट पर एक आएगा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन P की वजह से, प्लस एक आएगा अपवर्ड डिफ्लेक्शन KX की वजह से। और नेट डिफ्लेक्शन कितना होगा? जितना जो स्प्रिंग है कंप्रेस करेंगे, विच इज X। तो PL क्यूब अपॉन 3EI, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, माइनस KX, लोड KX है, L क्यूब अपॉन 3EI इक्वल्स टू कितना होगा? नेट डिफ्लेक्शन जितना ये स्प्रिंग कंप्रेस कर जाएगी, विच इज X। अब देखिए P की वैल्यू आपको गिवन है 50, E गिवन है 200, I गिवन है, कैसे I गिवन है? 5 mm वाइड है सेक्शन और 10 mm थिक है, तो ये 5 ये 10। K की वैल्यू आपको गिवन है 2 न्यूटन, लेंथ 200 mm है, तो यहां से आएगा X। बट आंसर X नहीं है, फोर्स डेवलप्ड पूछा गया है, तो आंसर है KX। तो जो आंसर आएगा उसकी K में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने सॉल्व करा तो X की वैल्यू आएगी 1.5 mm। ठीक है, देख लीजिए वही करा है। PL क्यूब अपॉन 3EI माइनस KXL क्यूब अपॉन 3EI इज इक्वल्स टू X। X आ गया 1.5 mm, बट फोर्स कितनी होगी बेटा? K इंटू X। K था 2 इंटू 1.5, 3 न्यूटन पर 3 न्यूटन। आंसर आ गया 3 न्यूटन। हो सकता है अभी क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा हो, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। तो स्प्रिंग के क्वेश्चंस पे अगर आप देखें तो बहुत सारे कराए हैं मैंने स्प्रिंग के क्वेश्चन, तो ध्यान से करना है इनको, और एग्जाम में जरूर करके आना है अगर आते हैं तो। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। इस क्वेश्चन के पसंद करने का रीजन है इसमें जो मैथ्स यूज हुई है। किसी बच्चे ने मान लीजिए स्लोप डिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है, बट सिंपल मैथ्स पढ़ी है, तो वो भी कर सकता है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से सैग कर गई। उन्होंने बोला सैगिंग के बाद जो कर्वेचर बना वो 0.004 मीटर इनवर्स बना। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बताइए सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना होगा? बेटा कर्वेचर ये है, कर्वेचर किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो रेडियस क्या होगा? 0.004, ये आ गया 250 मीटर। अब उन्होंने बोला सेंट्रल डिफ्लेक्शन बनाओ, तो हमने इस फिगर को जोड़ दिया। तो जैसे मान लीजिए ये O है, A B C D, तो बेटा OA OD और OB तीनों रेडियस है,
हमें CD की वैल्यू पता करना है। हम एक सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ये वाला और इसकी स्टडी करेंगे। तो OB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OB कितने 250 का स्क्वायर। देखिए CB क्या है, ये पूरी 10 मीटर है लेंथ और सेंट्रल पूछा है, तो CB हो गया 5 का स्क्वायर। OC क्या होगा बेटा, OC क्या होगा, OD में से CD घटा दीजिए। OD कितना है, रेडियस 250 और बेटा ये OCD ही है जो पूछा गया है, माइनस YC का स्क्वायर। सिर्फ एक अननोन है YC, सॉल्व कर दीजिए 50 mm आ जाएगा। तो कोई आपको मोमेंट एरिया मेथड कुछ नहीं, डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है बट कोई मेथड ही यूज नहीं करना, सिंपल जाके सॉल्व कर दीजिए ज्योमेट्री से। तो आंसर आ गया 50 mm, 2 नंबर का एक शानदार क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको। ठीक है, अब आते हैं मैक्यूलेस मेथड। ठीक है, तो मोमेंट एरिया मेथड पर हमने क्वेश्चंस करे। अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वही बात है जो मैं रिपीट करता हूँ कि जाइए आप अभी हमारी प्लेलिस्ट में सोम के लेक्चर्स को खोलिए और देख लीजिए वहां पर। अब आते हैं मैक्यूलेस मेथड। देखिए मैक्यूले मेथड एक अच्छा मेथड है बट ये मेथड थोड़ा लंबा है, लॉन्ग मेथड है। मेथड क्या कहता है, इसमें जैसे मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो जो सबसे लास्ट सेक्शन होगा, जो बीम का सबसे लास्ट सेक्शन होगा, हम वहां तक का डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, और वहां मूवमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो जो सबसे आखिरी सेक्शन बनेगा, अभी एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा तो मैं क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने ये सेक्शन कंसीडर किया सी पर, तो मोमेंट, अब हम ये बात अभी देखिए पढ़ी हमने कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एम अपॉन ई आई होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ई आई d2y dx स्क्वायर की वैल्यू m होगी। तो ई आई d2y बाई dx स्क्वायर m मोमेंट निकालना है। तो हम मैक्यूले मेथड में क्या करेंगे, सबसे आखिरी जो सेक्शन है उसके लिए मोमेंट देखेंगे। जैसे एक सेक्शन ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, नहीं हमने लास्ट देखा, इसके बाद कोई सेक्शन नहीं है। तो यहां तक क्या आया मोमेंट, आर ए इंटू एक्स। अब बाकी लिखने से पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस, इसकी वजह से मोमेंट कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस a है, तो ये हो जाएगा x माइनस ए। तो W1 x माइनस ए माइनस W2 की वजह से ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, इसका रीजन बताऊंगा मैं। तो W2 x माइनस ए प्लस बी, ये मोमेंट की इक्वेशन बना ली। ठीक है, ये आप देखो नीचे लिखी भी हुई है। अब क्या किया, इंटीग्रेशन करा। जब हमने इंटीग्रेशन करा तो हमें dy बाई डी एक्स स्लोप मिला, और आर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर ए एक्स स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट आता है, वो बाद में ना लिख के पहले लिखेंगे ब्रैकेट से पहले, प्लस C1। और x माइनस ए जो था, ये जो x माइनस ए है, इसको एक सिंगल ब्रैकेट की तरह ओपन करेंगे। मतलब आप W1 इंटू एक्स ओपन नहीं करोगे ब्रैकेट, अब ये पावर 1 है, तो x माइनस ए का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट ओपन करके इंटीग्रेट नहीं करना है, ब्रैकेट के साथ इंटीग्रेट करना है। फिर ऐसे ही इधर का दोबारा इंटीग्रेट करा, तो इस बार मिलेगा डिफ्लेक्शन y, आर एक्स स्क्वायर बाई टू का इंटीग्रेशन c1x प्लस c2, इसके बाद ये टर्म्स लिखेंगे। अब हमारा पर्पस होगा c1 और c2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। c1 और c2 की वैल्यूज मिल जाएंगी तो हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन की जनरलाइज्ड इक्वेशंस मिल जाएंगी।
एक बार ये इक्वेशंस मिल जाए तो हम किसी भी पॉइंट पर स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। अभी आपको खुद ही समझ आ गया होगा, लंबा मेथड है। जितनी देर में हमने ये थ्योरी पढ़ी इतने में तो मोमेंट एरिया मेथड कंप्लीट हो गया था। तो मोमेंट एरिया मेथड गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट मेथड है, ठीक है। बट पढ़ना तो ये भी है। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं जिसके सेंटर पे लोड लगा है। हमने इसके ऑलरेडी डिफ्लेक्शन और स्लोप निकाल दिए, बट चलो स्टिल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एम मोमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मोमेंट का वो सबसे आखिरी सेक्शन लिया, ये है सबसे आखिरी सेक्शन। रिएक्शन की वैल्यू निकाल दी W बाई टू दोनों तरफ। तो कितना आया W बाई टू इंटू एक्स, ब्रैकेट लगाया माइनस, इसकी वजह से कितना आएगा W, ये x है ये L बाई टू है, तो इतना डिस्टेंस आया x माइनस L बाई टू। अब क्या करा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा। तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन W बाई टू, एक्स का डिफरेंशिएशन आया एक्स स्क्वायर बाई टू, तो 2 पहले से ही था 4। अब यही लगा दिया C1 माइनस, इसको एक ब्रैकेट की तरह इंटीग्रेट करा, तो x माइनस एल बाई टू का स्क्वायर बाई टू। फर्दर दोबारा इंटीग्रेट करा तो आ गया ई आई वाई W बाई फोर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, तो नीचे आ गया 12 C1x प्लस C2, इसका क्या हो जाएगा क्यूब, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई। बेटा अब अगर हमें C1 और C2 की वैल्यू पता चल जाए तो स्लोप और डिफ्लेक्शन की जनरलाइज्ड इक्वेशंस पता चल जाएंगी, फिर हम यहाँ से स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो जैसे होता भी था स्कूल में भी हम पढ़ते थे बाउंड्री कंडीशंस, तो हम यहाँ पर भी बाउंड्री कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो साफ हमें दिख रहा है, देखो तीन कंडीशन है। पहला, x जीरो होने पे डिफ्लेक्शन जीरो है, x को जीरो रखो डिफ्लेक्शन जीरो है, x की वैल्यू l रखने पर डिफ्लेक्शन जीरो है, ठीक है। और x की वैल्यू l बाई टू रखने पर स्लोप जीरो, x की वैल्यू l बाई टू पर स्लोप जीरो है। तो x की वैल्यू l बाई टू रखी और स्लोप को कर दिया जीरो। तो स्लोप की इक्वेशन ये थी, तो x की जगह l बाई टू रख दीजिए और इस टर्म को कर दीजिए जीरो। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, ये जो ब्रैकेट्स हैं, अगर इन ब्रैकेट्स में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आप सॉल्व नहीं करोगे, आप वैल्यू को जीरो मान लेंगे। x की जगह l बाई टू रखिए, जीरो आ गया, बहुत अच्छी बात। मान लीजिए नेगेटिव आता तो आप इस ब्रैकेट को जीरो ही मानते। तो हमने बोला dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है जब x की वैल्यू l बाई टू है, तो ये हो गया जीरो, ये आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 प्लस C1, और ये वैल्यू x को l बाई टू रखा तो जीरो होके हट गई, तो C1 की वैल्यू आ गई माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16, ठीक है। अब x इक्वल्स टू जीरो पर y जीरो है, x इक्वल्स टू जीरो पर y जीरो है, तो y जीरो हो गया जब x जीरो है, तो ये टर्म हट गई, ये टर्म हट गई। ब्रैकेट के अंदर आया जीरो, तो क्या आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, नेगेटिव। नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, उस ब्रैकेट को जीरो मान लेंगे, तो ये भी जीरो हो गया। तो बेटा C2 की वैल्यू आ गई जीरो। तो अब C1 और C2 आ गए आपके पास, C1 की वैल्यू ये रही, C2 की वैल्यू ये रही। अब जनरलाइज इक्वेशन बना दीजिए। तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स में ये जनरलाइज इक्वेशन बन गई, C1 आ गया और ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बन गई। अब मैंने आपसे पूछा कि सपोर्ट्स पे बताइए कितना स्लोप है, तो आपने रखा x इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो में ये टर्म हट गई, ये नहीं हटी, ब्रैकेट में नेगेटिव आया तो ये टर्म भी हट गई, तो कितना आया माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16, ई आई इधर आ गया। यही आता है सिंपली सपोर्टेड बीम में। अगर x की वैल्यू l रखेंगे तो दूसरे एंड पर आ जाएगा, l रख के सॉल्व कर दीजिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 ही आएगा। फिर सेंटर पे डिफ्लेक्शन पता करना है, x की वैल्यू l बाई टू रख के
सॉल्व कर दीजिए, WL³/48 EI आ जाएगी। बट एक बात हम समझ गए, हम बात ये समझ गए कि मोमेंट एरिया मेथड से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। तो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, गेट, PSC, इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव, सब में मोमेंट एरिया मेथड को प्रेफर करिए। जितनी देर में अभी हमने पूरा सॉल्व करा है, मोमेंट एरिया मेथड से 3-4 केस पढ़ लिए थे। ठीक है बच्चे, तो मोमेंट एरिया मेथड ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए दी बेस्ट मेथड है। अभी कुछ क्वेश्चंस कराए स्टैंडर्ड, जो 5 केस थे, 2 कैंटिलीवर के, 2 UDL के और एक कपल का, ये 5 केस बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, इनके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जिसमें स्प्रिंग एंड ऑल लग रही थी, ये न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी डिटेल सेशंस में करा रखे हैं, वहां से कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। अभी हमने 2 मेथड्स को कवर कर लिया। कौन कौन से? मोमेंट एरिया मेथड और मैक्यूलेज मेथड। क्या क्या रह रहा है? स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कैस्टिग्लियानो, कॉन्जुगेट, डबल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे। इन 3 मेथड्स के बड़े अपने फायदे हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था गेट में रिंग पर, कि ये बीम है, इस पे लोड लग रहा है W, बताइए कि A पॉइंट पर कितना डिफ्लेक्शन आएगा। तो अगर हम इसको मोमेंट एरिया मेथड या इस मेथड मैक्यूले से करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कैस्टिग्लियानो थ्योरम का यूज करेंगे। तो कल के सेशन में जो बचे हुए मेथड है स्लोप डिफ्लेक्शन के, हम वो करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो बिल्कुल अटेंटिव होके बने रहिए और पढ़ते रहिए। तो बच्चों, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है तो डू गिव इट अ लाइक, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए, ताकि आपकी क्लास ना मिस हो पाए। उसके बाद आप अड्डा10 प्रोमो कोड को यूज करके अनअकैडमी का जितना भी फ्री कंटेंट है उसको एक्सेस करिए। और जैसे मैंने पहले बताया, फिर से बता देता हूँ, कॉम्बैट फिर से होना है। ठीक है, पहले भी हुआ था कॉम्बैट, फिर होना है कॉम्बैट। तो कॉम्बैट जरूर दीजिए अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए कि हाँ भाई इतना पढ़ लिया है, इतना और पढ़ना है। और इसी सब में अगर आपको एक गिफ्ट भी मिल जाता है, रिकॉग्निशन मिल जाती है, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो आई होप जरूर आप टेस्ट देंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। नहीं भी लाएंगे तभी सीखेंगे जरूर, मेन काम है सीखना। मार्क्स आज नहीं तो कल पक्का आ जाएंगे। तो बच्चों, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से खाएं, अच्छे से सोएं और अच्छे से पढ़ाई करें। गुड बाय बच्चों, बाय बाय।